उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में आज के वक्त में सलवार सूट पहने कोई महिला घर का कामकाज करने से लेकर बांज के पेड़ पर चढ़कर पत्तियां तोड़ती और खेतों में निराई गुड़ाई करती आपको दिख जाएगी। तो जीन्स पैंट और टॉप पहने युवक युवतियां कस्बों बाजारों में टहलते हुए भी दिख जाएंगे। इतना ही नहीं, किसी ठेठ पहाड़ी शादी में महंगा इंपोर्टेड लहंगा या गाउन पहने किसी खूबसूरत दुल्हन का डैशिंग टैक्सीडो सूट या शेरवानी पहने स्मार्ट दूल्हे के साथ साथ फेरे लेते हुए दिखना भी अब कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये सब बताता है कि पहनावे के विभिन्न नए प्रकारों और ट्रेंड्स को लेकर पहाड़ी क्षेत्रों में भी देश के दूसरे इलाकों की तरह ही अच्छी खासी दिलचस्पी और जागरूकता है। दिलचस्प बात यह है कि जीन्स टी शर्ट, सलवार कुर्ता, घाघरा, सूट और शेरवानी जैसे इन आधुनिक परिधानों का उत्तराखंड से परिचय कोई बहुत पुराना नहीं है। इन परिधानों को उत्तराखंड पहुंचे यूं ही कोई 300 साल ही हुए होंगे। इनमें से कुछ तो महज 100 साल पहले ही उत्तराखंड में पहुंचे हैं। बहरहाल हनक, खनक और सनक के साथ रौब दिखाने वाले ये तमाम आधुनिक परिधान भारत में फारस की खाड़ी या यूरोप से आए हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि अधिकतर आरामदायक और सुविधाजनक कपड़े भी बाहर से ही यहाँ पहुँचे हैं, जो आज हमारे समाज में न केवल लोकप्रिय हैं बल्कि अनिवार्य हिस्सा भी बन चुके हैं। अब लोग संस्कृति और परंपराओं के नाम पर चाहे लाख नाक भौं सिकोड़ लें, लेकिन समाज उसे ही ग्रहण करता है जिसमें जरूरत और उत्तरजीविता के तमाम गुण होते हैं। बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय हिसाब किताब से सीधे अपनी हदों में यानी उत्तराखंड की बात करें तो क्या ये जानना दिलचस्प नहीं होगा कि मौजूदा अधिकतर कपड़े जब बाहर से आए तो हमारे पुरखे तब क्या पहनते होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप सती और आप देख रहे हैं थर्ड पोल लाइव की खास पेशकश उत्तराखंड की प्राचीन परिधान परंपरा। इतिहासकार और भाषा वैज्ञानिक प्रोफेसर डी शर्मा के अनुसार दुनिया भर में कोई भी समाज भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार अपने वस्त्र चुनता है। इसी आधार पर उत्तराखंड के लोगों ने भी अपना पहनावा तय किया। वर्तमान वैश्वीकरण के युग की शुरुआत से पहले प्रत्येक क्षेत्र एवं प्रदेश के निवासियों की एक विशेष परंपरागत वेशभूषा होती थी, जिससे उनकी क्षेत्रीय पहचान बनती थी, जिसका स्वरूप सबसे ज्यादा उनके अपने क्षेत्रीय पर्यावरण से नियंत्रित होता था। इस लिहाज से देखें तो उत्तराखंड जैसे विषम भौगोलिक विविधताओं वाले छोटे से भूभाग में इसके रूपों तथा आधारभूत बनावट में विविधताओं का होना लाजमी था। इस विविधता की झलक बागेश्वर में ऐतिहासिक उत्तरेणी मेले में गाए जाने वाले प्राचीन लोकगीतों और जागरों में देखी समझी जा सकती है, जिनका भावानुवाद कुछ यूं है कि इस मेले में शामिल होने के लिए गढ़वाल के लोग कंबल का लबादा पहनकर, सल्ट के लोग सिर पर बड़ा सा साफा बांधकर, दानपुरिया लोग कम्बल का गादा या गाता पहनकर और थोकदार लोग मिर्जई पहनकर आते थे। राजपूती शान वाले लोग चूड़ीदार पजामा, मिर्जई, सिर पर साफा और पैरों में स्थानीय चरमराते जूते पहनकर आते थे। उनकी स्त्रियां 12 पाटों का लहंगा, मखमल की अंगिया और सिर में रेशमी शाल पहनकर आती थी। भोट से आने वाली रमणियों के रूप रंग व पहनावे में एक अलग तरह की चमक होती थी। उनके गहनों में चांदी से कहीं अधिक सोना होता था। यह वर्णन बताता है कि उत्तराखंड की प्राचीन परिधान परंपरा कितनी बहुरंगी रही होगी। बहरहाल इतिहास की बात करें तो उत्तराखंड की कुछ पहाड़ी चट्टानों में सबसे पुराने शैलाश्रयों से प्राप्त मानवीय रेखांकन के विषय में इतिहासकार डॉक्टर यशोधर मटवाल के अनुसार यहाँ का आदिम पुरुष लंगोटी और महिलाएं घुटनों तक की घाघरी पहने हुए दिखाए गए हैं। इसके अलावा धातु, पत्थर या लकड़ी की जितनी भी मानव मूर्तियां मिलती हैं वे भी मुख्यतः 16वीं या 17वीं सदी के सामंतों या राजाओं की वेशभूषा को ही दर्शाती है। इसी प्रकार 12वीं या 13वीं सदी की मानी जाने वाली कालीमठ एवं जागेश्वर की जो मानव मूर्तियां हैं, उनके आधार पर भी यहाँ के तत्कालीन जनसामान्य की वेशभूषा का पता लगाना असंभव है। देवी देवताओं की मूर्तियों में केवल गौरी पार्वती की मूर्तियां ही ऐसी हैं जो कि मानव कृतिक रूपों में पाई जाती है, लेकिन ये मूर्तियां भी जन सामान्य का प्रतिनिधित्व करने वाली न होकर नारी सौंदर्य का प्रतिमान ही प्रस्तुत करती हैं। लिहाजा अफसोस की बात है कि हमें यहाँ के समाज के लोक वेशभूषा एवं वस्त्र भरण का पहला स्पष्ट विवरण अंग्रेजों की शुरुआती रिपोर्ट से ही मिल पाता है।
सन 1803 में उत्तराखंड की यात्रा पर आने वाले अंग्रेज पर्यटक रैपर कुमाऊं के लोगों के बारे में लिखते हैं। रीति रिवाजों, रहन सहन के तौर तरीकों, सभ्यता एवं शिष्टाचार आदि के विषय में कुमाऊनी लोग अपने पड़ोसियों यानी गढ़वालियों, जिनका प्रदेश पवित्र तीर्थ स्थलों के लिहाज से अधिक श्रेष्ठ एवं पावन माना जाता है, से सामाजिक एवं आर्थिक विकास की दृष्टि से काफी अधिक विकसित है। इनकी वेशभूषा मैदानी क्षेत्रों के निवासियों की वेशभूषा से अधिक भिन्न नहीं है। इन दोनों की वेशभूषा में एकमात्र अंतर यही है कि ये लोग अपने सिर पर पगड़ी नहीं पहनते, सिर पर ये लोग सूती गोल टोपी पहनते हैं। महिलाओं के वेशभूषा को लेकर रैपर ने लिखा है, कुमाऊनी नारियां एक आंगड़ी पहनकर उसके ऊपर कंबल या भांग की चादर की गाती लपेटती हैं जो नीचे पैरों तक पहुंचती है। वे उस पर कमर बंद बांधती हैं और एक छोटी सी टालखी कंधे पर डालती है। रैपर के उत्तराखंड आने के कुछ साल बाद यहाँ अंग्रेजों का ही शासन हो गया था। 1850 में गढ़वाल की अपनी भू व्यवस्था या बंदोबस्त की रिपोर्ट में अंग्रेज अधिकारी बैटन लिखते हैं, गढ़वाल के किसान वर्गीय लोगों की पोशाक आदिम प्रकार की है। इसमें सबसे प्रमुख है कंबल, जिसे कंधों के ऊपर लादकर छाती पर लपेटकर लकड़ी या धातु के सुओं यानी सुइयों से अटकाया जाता है और इसे अच्छी तरह से कमर में लपेटकर ऊपर से एक ऊन की पट्टी अथवा भेड़ बकरियों के ऊन से बनाई गई रस्सी से कसकर बांधा जाता है। इसके नीचे एक लंगोटी होती है जिसे कमर पर बंधी एक डोरी पर अटकाया जाता है। सिर पर एक मोटी ऊनी टोपी पहनी जाती है। सर्दियों में ऊनी पैजामा पहना जाता है। बाकी मौसमों में टांगे व बाहें नंगी रहती हैं। कपड़े भी दो ही रंगों के होते हैं, गहरे भूरे रंग के तथा घटिया प्रकार के धूसर रंग के। राठ और भरदार में भांग के रेशों से बना भंगेला पहना जाता था। काले कंबल के परिधान का जिक्र स्कंद पुराण में भी मिलता है। इसमें बताया गया है कि केदारखंड यानी गढ़वाल क्षेत्र में निवास करने वाले किरात जाति के लोग काले कंबल का परिधान पहनते थे, जिसे गाती कहा जाता था। गढ़वाल क्षेत्र के प्राचीन पहनावे की बात करें तो पुरुषों का मुख्य पहनावा मिर्जई, फतुही, लंगोटी, सुराल, कमरिया, पगड़ी या टांकी, टोपी एवं गाती होते थे, जबकि महिलाएं लवा, घाघरी, आंगड़ी, आंगड़ा या अगिया, धोती और डोटी या पिछौड़ी पहनती थी। यहाँ के प्राचीन पहनावे के बारे में राय बहादुर पातीराम ने भी काफी कुछ लिखा है। उनके मुताबिक यहाँ के उष्ण क्षेत्रों के निवासी पुरुष सामान्यतः सूती मिर्जई, सूती टोपी तथा सर्दियों में रुई वाली फतुई पहनते थे तथा महिलाएं धोती पहनती थी, जिसका एक छोर सिर के ऊपर रखा जाता है। किंतु ठंडे इलाकों में ऊनी कंबल या भांग के रेशों से बना पहनावा पहनते थे, जिसे गाती कहा जाता था। कुछ लोग इसके नीचे मिर्जई भी पहनते थे। इसके साथ ऊनी अथवा सूती पैजामा पहना जाता था। ये लोग सिर पर लाल या नीले रंग की टोपी भी पहनते थे। जी हाँ, लाल या नीले रंग की टोपी, न कि आज की भांति सफेद या काली टोपी। महिलाओं की बात करें तो इन इलाकों में ऊन से बना लवा या पाखी उनका मुख्य परिधान था, जिसके दोनों सिरे दाहिने कंधे पर चांदी की सुई से अटकाए जाते थे। इस लवे को कमर पर ऊन के बने कमरबंद से बांधा जाता था। लवे के नीचे छींट का घाघरा भी पहना जाता था। लवे के साथ ऊनी, सूती या मखमली अंगियां पहनी जाती थी। आज भी पहाड़ के तमाम इलाकों में महिलाएं परंपरागत लवा पहनती हैं। लवे के अलावा चादरी भी महिलाओं के द्वारा पहनी जाती थी, जो सूत से बनाई जाती थी। ठंडे इलाकों, खासकर गढ़वाल के ऊपरी क्षेत्रों में एक और वस्त्र का प्रचलन था, जिसे दोखा या दोखी कहते हैं। ये भेड़ बकरियों की ऊन से बनाया जाता है। जिन पहनावों का प्रचलन सबसे ज्यादा था, उनमें गाती एक प्रमुख पहनावा था। गाती ऊन या भांग के रेशों से बुनकर बनाई गई एक चादर होती थी, जिसे पुरुष और महिलाएं दोनों ही शरीर पर इस तरह से लपेटते थे, जिससे कुहनियों के आगे दोनों बाहें तथा घुटनों के नीचे दोनों पैर खुले रहते थे। इसकी जोड़ी हुई पट्टियों के दोनों सिरों को कंधे के ऊपर से सारे शरीर को अच्छी तरह ढक लिया जाता था। इन सिरों को कंधों के पास लोहे या बांस की पिनों से अटकाया जाता था। गाती पर कमर के ऊपर भांग या सूत का कमरबंद लपेटा जाता था, जिसे तिगड़ा कहते थे। मूल परिधान के साथ कमरबंद पहनना यहाँ एक तरह से अनिवार्य जैसा माना जाता था। इससे सिर या पीठ पर बोझ उठाकर चलने के दौरान रीढ़ की हड्डी को सहारा मिलता था। उत्तराखंड की भांति हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में भी इसी तरह कमरबंद पहना जाता है, जिसे डोरू या गाची कहा जाता है। गाती परिधान के बारे में प्रख्यात ब्रिटिश लेखक एटकिंसन ने भी जिक्र किया है।
उन्होंने लिखा है, पश्चिमी गढ़वाल के निवासियों की वेशभूषा एक कंबल मात्र होता है जिसे वे कमर पर लपेट लेते हैं। ऊपर से इसे ऊन के बने कमरबंद से बांध लिया जाता है। सन 1865 में प्रकाशित एक पुस्तिका अपने मुल्क का भूगोल में कहा गया है कि गढ़वाल के परगना दसौली का पहनावा कंबल की गाती होता है। परगना तल्ला सलाण, पट्टी चांदपुर तथा परगना चांदकोट के लोग भंगेले की गाती पहनते हैं। कुमाऊं में अल्मोड़ा पिथौरागढ़ क्षेत्रों में कुथलिया बोराक कहलाए जाने वाले लोग भंगेले की गाती पहनते थे जो बहुत मजबूत होती थी। गाती की एक और विशेषता ये भी थी कि इसे पहनने के अलावा ओढ़ने बिछाने और सामान बांधने के लिए भी उपयोग में लाया जाता था। महिलाएं घास काटते समय गाती का झोला जैसा बनाकर पीठ पर लटका लेती थी और उसमें घास इकट्ठा कर घर लाती थी। गाती के अलावा मिर्जई यहाँ का एक और परिधान था जो वर्तमान के इस गुजराती परिधान से काफी मिलता जुलता दिखता है। यह घुटनों तक की लंबाई का पूरी बाहों वाला पहनावा होता था जो आगे से खुला होता था। इसे हाथ से सिला जाता था। आगे से बंद करने के लिए इसके दोनों तरफ डोरियां लगी होती थी। दाईं ओर की डोरी को बाईं तरफ तथा बाईं ओर की डोरी को दाईं तरफ के पल्लों से बांधा जाता था। मिर्जई के अलावा फतुही भी एक प्रमुख परिधान था जो कमर तक लंबी वास्कट की तरह का होता था, लेकिन इसकी बाहें नहीं होती थी। इसे भोटवा या भोटी भी कहा जाता था। मिर्जई के साथ चूड़ीदार पाजामा पहना जाता था। मिर्जई के ऊपर कमर में कपड़े का पट्टा बांधा जाता था जिसे फाटा कहते थे। इसमें वीर योद्धा अपनी कटारी या तलवार को खोसकर रखा करते थे। मिर्जई के साथ सिर पर पगड़ी भी बांधी जाती थी। उस दौर में कुछ पहनावे ऐसे भी थे जिन्हें संभ्रांत व्यक्ति या राज कर्मचारी ही पहन सकते थे। ऐसा एक प्रमुख पहनावा था सुराल या सुरियाल, जो कि पैजामे का विशेष प्रकार था। यह ऊनी पैजामा होता था जिसे हाथ से सिला जाता था। इसी तरह पगड़ी या पाग भी संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा ही पहना जाता था, जिसे टांकी, साफा या मुड़ासा भी कहा जाता था। पगड़ी को इज्जत का बड़ा प्रतीक माना जाता था। वहीं साधारण आम लोग पगड़ी के बजाय टोपी पहना करते थे। हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले भूटांत्रिक जाति के लोगों के परिधानों की बात करें तो वे भी सामान्यतः घरों में ऊन काटकर बनाए गए मोटे वस्त्र ही पहनते थे। पुरुषों के वस्त्र रंगा, छप्पा, टोपूसी, गजू और जुजियाड़ कहलाते थे तथा महिलाएं जुजियाड़, च्युति, गेजू, बोक्सा, चोंगा और बुंगड़े आदि पहनती थी। भूटांत्रिक महिलाएं आज भी परंपरागत पहनावे के तहत हाथ का बुना धारीदार बूटियों वाला ऊनी घाघरा और काली ऊन की आंगड़ी पहनकर ऊपर से काली ऊन का लवा लपेटती हैं और उस पर सफेद कपड़े का कमरबंद बांधती हैं। सिर पर बूटों से कढ़ी चौकोर पट्टी वाली ऊनी घोगी होती है जिस पर सुहाग की प्रतीक एक खड़ी रेखा बनी होती है। अविवाहित युवतियां घाघरी और रंग बिरंगे कुर्ते पहनती हैं। जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर की बात करें तो वहां के पुरुष सामान्यतः कुर्ता और छोटी मोरी का पाजामा पहनते थे जिसे झंगेल कहते थे। इसके अलावा ऊनी कोट जिसे चोड़ा कहते थे तथा गोल टोपी जिसे डिगुआ कहा जाता था भी पहने जाते थे। इस क्षेत्र में खास मौकों पर नृत्य आदि के लिए विशेष परिधान होता था जिसे जुड्डा कहते हैं। जौनसार बावर की महिलाओं की पारंपरिक पोशाक की बात करें तो गहरे लाल और काले रंग की घेरेदार कुर्ती और घाघरा सबसे लोकप्रिय और प्रचलित परिधान माना जाता है। इसके साथ बुजुर्ग महिलाएं सर पर एक बहुत बड़ा ढांटू बांधती हैं जिसे टालो कहा जाता है। गर्म मैदानी इलाके के तराई भाबर में रहने वाले थारू बुक्सा जनजाति के लोग सामान्यतः अंगा, कुर्ता, धोती, टोपी और पगड़ी पहनते थे। यहाँ की महिलाओं का प्रमुख पहनावा लहंगा, अंगिया तथा काली रंगीन ओढ़नी था। महिलाओं के परिधानों को लेकर कत्यूरी शासनकाल में निर्मित मूर्तियों से भी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। मूर्तियों से पता चलता है कि उस काल में महिलाएं पूरी बाहों की कमर तक एक लंबा अंगिया पहनती थी जिसे कंचक कहा जाता था। इसके अलावा आंगड़ी और साटिका यानी साड़ी महिलाओं का प्रमुख पहनावा था। मध्यकाल में साटिका यानी साड़ी की जगह घाघरा या घाघरी महिलाओं का पहनावा बन गया था। दिलचस्प है कि जिस साड़ी को मध्यकाल में घाघरे ने चलन से हटा दिया, वर्तमान में वही साड़ी महिलाओं के सबसे पसंदीदा परिधानों में से एक है। पौराणिक ग्रंथों में साड़ी की तरह लहंगा भी यहाँ का अति प्राचीन परंपरागत परिधान माना गया है। ऋग्वेद में दिए एक वर्णन के अनुसार स्त्रियां नृत्य करते समय घाघरे की भांति का एक कामदा अधोवस्त्र धारण करती थी जिसे पेश कहा जाता था।
मथुरा के कंकाली टीले से प्राप्त एक शिलाखंड पर एक रानी तथा दासियों का चित्र उत्कीर्ण किया गया है, जिसमें रानी को लहंगा या घाघरा तथा ओढ़नी पहने दिखाया गया है। घाघरा तथा पिछौड़ा प्राचीन काल से ही कुमाऊं में महिलाओं का प्रमुख परिधान था। इसकी पुष्टि बागेश्वर के बागनाथ मंदिर में सुरक्षित शिलापट पर अंकित चित्र से भी होती है। इसमें 3 महिलाओं को पिछौड़ा तथा घाघरा पहने हुए दिखाया गया है। इस शिलापट का समय 9वीं शताब्दी के आसपास आंका गया है। पिछौड़ा या पिछौड़ी को ग्रामीण बोली में डोटी भी कहा जाता है। प्राचीन दौर में पिछौड़ा केवल संपन्न परिवारों की महिलाओं द्वारा ही पहना जाता था। हालांकि अब पिछौड़ा पूरे उत्तराखंड में न केवल पहना जाता है बल्कि खूब लोकप्रिय भी हो रहा है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ के कुछ समय बाद उत्तराखंड में धोती का प्रचलन भी शुरू हुआ, जो मोटे गाढ़े के कपड़े से बनती थी। बाद में इसने महिलाओं के प्रमुख परिधान के रूप में जगह बनाई। डॉक्टर MP जोशी के मुताबिक कुड़िंदकालीन सिक्कों से भी उस दौर में यहाँ के प्रचलित परिधानों की जानकारी मिलती है। जोशी के मुताबिक उस दौर में पुरुष छोटी धोती तथा पगड़ी पहनते थे तथा महिलाएं साड़ी एवं लंबा सा दुपट्टा पहनती थी। पूर्वी जनजातीय क्षेत्रों की महिलाओं में भी विभिन्न प्रकार के परिधान प्रचलित थे। पूर्वी भूटांत्रिक महिलाएं कमर से ऊपर आधी बाह का कुर्ता और कमर के नीचे स्कर्ट नुमा वस्त्र पहनती थी, जिसे चुड़ भाला कहते थे। इसके अलावा सफेद रंग की पीछे को लटकाई हुई बूटेदार टोपी भी पहनी जाती थी, जिसे चुक्ती कहते थे। इसी तरह लवे के साथ सिर में पहने जाने वाले कपड़े को झुलका कहा जाता था, जिसे जोहार क्षेत्र के लोग खोपी कहते थे। उत्तरकाशी के जाड़ क्षेत्र की महिलाएं कमीज के साथ छोटी मोहरी का पैजामा पहनती थी, जिसे न्यार कुआ कहते थे। वहीं रवाई क्षेत्र के ऊंचाई वाले इलाके की महिलाएं ऊनी कुर्ता पहनती थी, जिसे चोल्टी कहते थे। चोल्टी के साथ वे अधोवस्त्र के रूप में घुंडियां पहनते थे। बच्चों के कपड़ों की बात करें तो कुर्ता, कमीज, संतरास, झगुली और कंटोपी उनके प्रमुख परिधान होते थे, जिनमें से अधिकतर को हाथों से सिलकर तैयार किया जाता था। इसके अलावा शिशुओं को सर्दी से बचाने के लिए उनके गले में एक पतला बीच से खुला थैली नुमा कपड़ा बांधा जाता था, जिसमें शीतनाशक पदार्थ जैसे हल्दी, अजवाइन, मेथी आदि को पीसकर किनारे पर सिल दिया जाता था। कपड़ों के बाद अब बात करते हैं जूतों की। दिलचस्प बात यह है कि पहाड़ में जूतों का प्रचलन कपड़ों के चलन के बहुत बाद में आया। पहले लोगों में जूतों का न तो प्रचलन था और न ही उपलब्ध था। एटकिंसन के मुताबिक गढ़वाल में कुछ संभ्रांत लोग चमड़े की तली वाले ऊन के जूते पहनते थे, जबकि आम लोग प्रायः नंगे पैर चलते थे। बाद में सुलेमान सिको के जूतों के अनुकरण पर श्रीनगर में सलीम शाही के जूते बनने लगे थे, जिनका प्रयोग संपन्न व्यक्ति किया करते थे। इस तरह देखें तो गढ़वाल में जूतों का प्रचलन सुलेमान सिको की देन माना जा सकता है। सुलेमान सिको पर हम विस्तार से एक अलग से कार्यक्रम बहुत जल्द आपके लिए लेकर आएंगे। सबसे पहले जूते बनाने का काम श्रीनगर में हुआ, जो उस दौर का प्रमुख नगर था। लोक गाथाओं, जागर गाथाओं एवं लोकगीतों के अनुसार उस दौर में योद्धा पैरों में गिमसानी यानी मौजे पहनकर उनके ऊपर नाइसार अथवा नड़कनी जूते पहनते थे। इसे नालीखर जूता भी कहा जाता था। नड़कनी जूतियों के पंजे नुकीले होते थे, जो बड़ी उंगली के पास से ऊपर की ओर मुड़े होते थे। इस शताब्दी के पूर्वार्ध में पुरुष धौड़ी की जूती पहनते थे, जिसे खुशौड़ भी कहा जाता था। हिमपात प्रधान हिमालयी क्षेत्रों के निवासी बकरी के बालों अथवा भांग के रेशों से बुना हुआ जूता भी पहनते थे, जो बर्फ में चलने में सुविधाजनक होने के साथ ही पैरों को गर्म भी रखता था। घर के अंदर ठंड से बचने के लिए एक खास प्रकार का जूता होता था, जिसे छप्पौल कहते थे। नीतिमाणा के पुरुष नौक्याल जूता तथा महिलाएं मुंडा जूता पहनती थी, जिन पर रंगीन धागों से कढ़ाई की जाती थी। जौनसार बावर के लोग बकरी के बालों से बने जूते पहनते थे, जिसे खुरसे कहते थे। इसके अलावा ऊनी जूते भी पहने जाते थे, जिसे आल कहते थे। तो ये थी उत्तराखंड की प्राचीन परिधान परंपरा की एक छोटी सी झलक। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमें सहयोग करने के लिए हमारे चैनल थर्ड पोल लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक और कार्यक्रम के साथ। नमस्कार।